हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं एमपी सेट 2018 का, उसके साथ ही साथ हम कुछ ऐसे टॉपिक भी कवर करने वाले हैं जो बहुत ही स्कोरिंग होते हैं। मतलब उस टॉपिक से हर एग्जाम में, चाहे वो सीएसआईआर नेट हो, गेट हो या किसी भी स्टेट का सेट एग्जाम हो, उसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो ऐसे कुछ हम टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, तो आज हमने लिया है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ठीक है, जब भी मैं इसको मैं डिनोट करूंगी ओएमसी से, जब भी मैं ओएमसी बात करूं मतलब मैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो इसमें आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, पहले हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे क्लासिफिकेशन क्या है। वैसे ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन आपको बेसिकली पता होना चाहिए। हैप्टिसिटी, हैप्टिसिटी क्या होती है, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी देख लेंगे। कंसेप्ट क्या है वो देख लेंगे। 18 इलेक्ट्रॉन रूल क्या है। ठीक है, और इससे रिलेटेड, इन दोनों से रिलेटेड एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक्स जो हैं आज हम कवर करने वाले हैं, और इसके लिए मैंने एक बुक प्रेफर की है, अजय कुमार। आप सबको पता ही होगा, ये बहुत अच्छी बुक है फॉर ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड के लिए। तो एक एज अ रेफरेंस मैं ये वाली बुक लेके चल रही हूँ, ताकि जो भी एग्जाम्पल हो, जो भी चीजें हैं, वो ऑथेंटिक रहे। ओके, तो हम बढ़ते हैं अपने कंसेप्ट की तरफ। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते क्या हैं। जैसे ही आप ऑर्गेनिक वर्ड कहीं भी सुनते हैं, आपके माइंड में हमेशा क्या आता है? कार्बन। ठीक है, और ये कौन सा कार्बन है? ऑर्गेनिक वाला कार्बन है। जो जो हाइड्रोकार्बन वाले कार्बन होते हैं ना, तो वो ऑर्गेनिक कार्बन। और इसका बॉन्ड बन रहा है किसके साथ? मेटल के साथ। ठीक है, ऑर्गेनो मेटेलिक मतलब कार्बन का बॉन्ड बन रहा है मेटल के साथ। तो ऐसे वाले जो कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ठीक है, तो ये हो गया। तो फॉर एग्जाम्पल, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो गया हमारा, RMgX हो गया, गिलमन रिएजेंट हो गया। लिखती जाती हूँ मैं ताकि आपको नाम याद रह जाए। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, R2CuLi, ये है गिलमन रिएजेंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, R मतलब कुछ भी हो सकता है, CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये R क्या है हमारा? R में कार्बन जो रहेगा वो क्या है? ऑर्गेनिक कार्बन। और ये क्या है हमारा? Mg मतलब मेटल है। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो, R कुछ भी हो सकता है, एल्काइल ग्रुप हो सकते हैं। और यहाँ पे कॉपर है, लिथियम है, तो ये मेटल्स हो गए। ठीक है, तो ये क्या हो गए हमारे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे आगे। ये बस आपको मैंने एक बेस दे दिया है। ठीक है, लेकिन जब भी हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं, जब भी हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं या समझते हैं या कुछ भी करते हैं, तो और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री विदाउट एक्सेप्शन तो हो ही नहीं सकती। तो यहाँ पे एक्सेप्शन आ जाता है। एक्सेप्शन क्या होगा? अभी मैंने आपको बोला कि कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड बनता है, लेकिन यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ऐसे हैं जिसमें कार्बन और मेटल का बॉन्ड नहीं होता, लेकिन फिर भी वो क्या है? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। जैसे कि NiCO4 हो गया। दूसरा आप बोल सकते हो विल्किंसन की रिएजेंट हो गया, RHPPS3Cl3। ये क्या हो गया हमारा? विल्किंसन रिएजेंट। ठीक है, लेकिन इनको फिर भी हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब भी हम इनसे कोई भी रिएक्शन प्रोसीड कराते हैं, जैसे इसको आपको पता ही होगा, हाइड्रोजनेशन के लिए, हाइड्रोजनेशन के लिए इसका यूज करते हैं इस रिएजेंट का। तो जब भी हम रिएक्शन कराते हैं, तो इसका जो मैकेनिज्म होता है, तो कहीं ना कहीं ये जो हमारा जो मेटल है, इसका कहीं ना कहीं बॉन्ड फॉर्मेशन होता है कार्बन के साथ, इसलिए हम इनको बोल देते हैं ये भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। ठीक है, ये चीजें तो क्लियर हो गई कि बेसिक क्या है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते क्या है।
अब हम देखते हैं कि क्लासिफिकेशन, इनका क्लासिफिकेशन क्या है। तो इसको तीन ग्रुप्स में से डिवाइड किया गया है, जैसे मैं आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे मैंने ये पीरियोडिक टेबल यहाँ पे मेंशन की है। तो यहाँ पे एक तो हमारी होते हैं मेन ग्रुप एलिमेंट होते हैं, ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। और ये हमारे मतलब ये हमारे अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन मेटल्स हो गए, ये हमारे मेन ग्रुप एलिमेंट्स हो गए, और ये हमारे लेंथेनाइट और एक्टिनाइट हो गए, ठीक है। तो हम इसको ऐसे डिवाइड कर सकते हैं कि एक तो ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड कौन से वाले, मेन ग्रुप, मेन ग्रुप ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड, जो कि हमने अभी देखा था, RMGX, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, R2CuLi, गिलमन रिएजेंट, ठीक है, अल्काइल लिथियम, RLi, ठीक है। तो ये हमारे मेन ग्रुप ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड हो गए। दूसरे हम पढ़ते हैं ये क्या, ट्रांजिशन मेटल्स, जिसपे हमारा मेन फोकस रहेगा, ट्रांजिशन मेटल्स ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। इसमें जैसे हमने विल्किंसन रिएजेंट देखा था, RH, PPS3, Cl3, ठीक है। ये क्या हो गया, विल्किंसन। तो ऐसे, और यहाँ पे R2CuLi, ये हमारा मेन ग्रुप का भी एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें लिथियम है, और ये हमारा ट्रांजिशन मेटल का भी एग्जाम हो जाएगा। अब इसके बाद हम देख, इसके बाद लेंथेनाइट और एक्टिनाइट, इसमें आप देख सकते हैं थर्ड टाइप के ये हो गया। ये इसमें है यूरानोसिन, जो होता है एग्जाम्पल, वो होता है हमारे लेंथेनाइट और एक्टिनाइट वाले जो कंपाउंड्स होते हैं उसका, ठीक है। यहाँ पे यूरेनियम होता है, और यहाँ पे सेम नीचे स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको तीन क्लास में मतलब ऐसे क्लासिफाई किया गया है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं इसको, इससे क्वेश्चन ऐसे सच आते नहीं है, लेकिन फिर भी याद रखने के लिए अच्छा है ना। अब हम देख लेते हैं कि कुछ मतलब कुछ ऐसे एग्जांपल्स देख लेते हैं जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभी ऐसे तो जनरली आए नहीं है, लेकिन फिर भी आ जाते हैं। तो आप नोट डाउन कर लेंगे कि फर्स्ट जो मेन ग्रुप ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है, मेन ग्रुप ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है, वो कैटोडाइल ऑक्साइड। इसका स्ट्रक्चर ये मैं बना देती हूँ यहाँ पे, CH3, CH3, CH3। तो ये हमारा क्या है, फर्स्ट मेन ग्रुप OMC, ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। सेकंड, एक और आपको याद रखना है कि फर्स्ट ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड क्या है, ये तो आप सबको पता ही होगा, ये तो सब आप सबको पता ही होगा। और यदि नहीं पता है तो इसको तो याद कर ही लीजिए, क्योंकि ये कभी कभी डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। जे सॉल्ट जो है वो फर्स्ट ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है। इसका जो सेंट्रल मेटल एटम होता है वो प्लेटिनम होता है। तो ये इसका फॉर्मूला होगा, ठीक है। ये आपको याद रहेगा, आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे और याद रख लेंगे, क्योंकि इससे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी एग्जाम में। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं हेप्टिसिटी। हेप्टिसिटी क्या होती है, तो हेप्टिसिटी आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे अभी मैंने जब क्वेश्चन सॉल्व कराया था वहां मैंने आपको बताया था हेप्टिसिटी क्या होती है। जस्ट अ मिनट, मेरा पेन वर्क नहीं कर रहा है, हाँ ओके। हेप्टिसिटी ये होता है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ligands attached to central metal atom, ठीक है।
इसका मतलब जो हमारे लिगेंड है वो कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने नंबर ऑफ एटम्स मेटल के साथ बॉन्ड करने में डोनेट कर रहा है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे हैप्टिसिटी। अब हैप्टिसिटी कैसे याद रखें, किसकी कितनी होगी, तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे आपको स्ट्रक्चर बनाना है जो भी है, और आपको देखना है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, कुछ भी है, जैसे कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है, तो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, दो के साथ तो ये बॉन्ड बना लेगा और 2 इलेक्ट्रॉन्स ये बचे हैं तो ये क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। इसका मतलब कभी भी यदि आप 18 इलेक्ट्रॉन काउंट कर रहे हो तो आप कोवर्ट, ये जो कार्बोनिल ग्रुप कभी भी आएगा तो आप उसके 2 इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे, ठीक है। ऐसे ही यदि आप देखो कि यदि कभी सिग्मा बॉन्ड से डोनेशन हो रहा है, जैसे एच एच और यहाँ पे कोई मेटल अटैच है, तो आप यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे, ठीक है। यदि पाई इलेक्ट्रॉन से डोनेशन हो रहा है, जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, तो यहाँ पे भी आप कितने इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे, 2। लेकिन इसके साथ साथ ही साथ एक और मेटल यहाँ से अटैच है, तो यहाँ पे 2 इसके और 2 इसके, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको ऐसे काउंट करना है, तो यहाँ से आप काउंट कर सकते हैं कि हैप्टिसिटी कितनी होती है। और आप कुछ मतलब जो बेसिक बेसिक जो लिगेंड्स हैं जो यूज होते रहते हैं, आप उनको थोड़ा सा पढ़ के रखेंगे कहीं से, ताकि आपको उसका आइडिया रहे। अब जैसे मैं आपको बता, ये तो नॉर्मल सी बात होगी। अब यदि रिंग्स में हैप्टिसिटी देखनी हो, मान लो ये मैंने 5 मेंबर्ड रिंग ली है, ठीक है, और यहाँ से कोई मेटल अटैच है, ठीक है, तो ये सिर्फ यहाँ पे ये कार्बन है और यहाँ से मेटल अटैच है और ये सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन का डोनेशन हो रहा है, तो यहाँ पे हैप्टिसिटी को किससे, ईटा से डिनोट करते हैं, तो इसको ईटा 1 लिख देंगे। यदि यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है यदि ये रिंग, लाइक आप ऐसे देख सकते हो, यदि ये 3 रिंग से डोनेशन हो रहा है तो यहाँ पे ईटा 3 लिखेंगे, ओके। यदि ये 5 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इसका मतलब हो गया ये 5 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है, तो ईटा 5। तो आपको कभी भी ऐसे ईटा 3, ईटा 5, ईटा 1 या ईटा के ऊपर कोई भी पावर हो, एक्स मतलब कुछ एक्स कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4, एग्जाम में कुछ भी यदि लिखा है तो आप इलेक्ट्रॉन्स इतने ही लेके चलोगे। मान लो यदि एग्जाम्पल है C5 ईटा 5 C5H5 2CO, फॉर एग्जाम्पल ये कोई एग्जाम्पल है, तो आप कैसे काउंट करोगे, आप इनको लोगे कितना, 5 × 5 + 5, मतलब 2 C5H5 रिंग है ना, तो ये 10 हो जाएगा, ठीक है। आप इसको ऐसे काउंट करोगे, तो यहाँ से हैप्टिसिटी तो आपको समझ में आ ही गया है कि कैसे काउंट करनी है। इसके साथ मैं हैप्टिसिटी पे एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें अलग अलग जो लिगेंड्स होते हैं उनकी हैप्टिसिटी आपको मैं बताऊंगी कि कैसे काउंट करते हैं, ठीक है। अब मैं सबसे पहले आपको ये जो ट्रांजिशन मेटल एटम्स हैं इसको याद कैसे रखते हैं इसकी शॉर्ट ट्रिक बता देती हूँ, ताकि आपको याद रहे, नहीं तो यदि ये याद नहीं रहेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, है ना। तो ये 3D पीरियड है, ये 4D और ये 5D, ठीक है, ये याद रखना है। इसको मैं याद रखती हूँ स्काइला, SCYLA, स्काइला, ठीक है। इसको T जरा हाफ, इसको ऐसे याद रखती हूँ, ठीक है। इसको वी नोविता, नोविता, इसको कर्मो वाले ऐसे याद रखती हूँ, इसको मन तक रे, इसको फेरस FERUOS, इसको फेरस से याद रखती हूँ। इसको कौन रहेगा इधर, ये वाला है, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे,
ठीक है, इसको ऐसे याद रखती हूँ, लास्ट के 2 मुझे याद रह जाते हैं, यदि आपके पास कोई दूसरी ट्रिक है तो आप उससे भी याद रख सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल क्या होता है। तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल कुछ नहीं, जो हमारे मेटल एटम है, मेटल एटम है, मेटल एटम का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्लस हमारे लिगेंड के जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है उसके इलेक्ट्रॉन्स का काउंट क्या होना चाहिए, 18। और सिर्फ 18 ही क्यों, क्योंकि 18 इलेक्ट्रॉन जिनका काउंट होता है वो स्टेबल होते हैं, कंपाउंड, स्टेबल कंपाउंड होते हैं, इसलिए 18 इलेक्ट्रॉन हम काउंट करते हैं। अब जो स्क्वायर प्लेनर होते हैं, प्लेनर होते हैं, तो उन वाले जो कॉम्प्लेक्स, वो वाले जो कंपाउंड होते हैं वो 16 इलेक्ट्रॉन वाले कंपाउंड स्टेबिलिटी ज्यादा शो करते हैं। तो यदि आपको एग्जाम में यदि ऐसे पूछा जाए कि कौन सा कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल है, तो यदि आप इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर रहे हो तो यदि 18 और 16 कुछ भी आता है तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स, वो दोनों कॉम्प्लेक्स क्या है, स्टेबल है। यदि 17 या 19 या ऐसा कोई ऑड नंबर वाला आ रहा है तो अनस्टेबल है। सिर्फ 18 इलेक्ट्रॉन और 16 इलेक्ट्रॉन वाले जो कंपाउंड्स होते हैं वो स्टेबल होते हैं। और 16 वाले भी कौन से, जो स्क्वायर पिरामिडल, जो स्क्वायर प्लेनर होते हैं, जो स्क्वायर प्लेनर होते हैं वो स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो आप इससे याद रखोगे। अब हम कुछ एग्जांपल कर लेते हैं ताकि हमारा ये जल्दी से कवर हो जाए। यदि आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको वहां पे क्लियर कर दूंगी। ठीक है, तो यहाँ से हमारे एग्जाम्पल भी कवर हो जाएंगे और क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि द कॉम्प्लेक्स दैट ऑब्वियस 18 इलेक्ट्रॉन रूल, तो हमको काउंट करना है। ठीक है, जैसे फर्स्ट है MnCO5। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको वहां बताया था, आप वहां से काउंट कर सकते हैं, जो ट्रांजिशन मेटल 3D सीरीज का ये एलिमेंट है मैग्नीज। ठीक है, तो आप ऐसे काउंट कर सकते हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज। ठीक है, तो ये S2 और D5, मतलब इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 7। ठीक है, तो मैग्नीज क्या हो जाएगा, 7। और कोबाल्ट का मैंने क्या बताया था कि ये कितने, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो 2 × 5, तो ये कितना हो जाएगा, आप इसको काउंट कर सकते हैं, 17 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब जैसे अब बी वाला सॉल्व करते हैं, तो ये तो नहीं है, ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो नहीं करता है। अब eta5C5H5 होल्ड टू CO। ठीक है, CO यहाँ पे कोबाल्ट है। ठीक है, तो आप ऐसे कोबाल्ट के भी आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन से आप काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो कोबाल्ट का कितने होता है, 9 होता है। ठीक है, प्लस इसके कितने हो जाएंगे, 10, क्योंकि eta5 मतलब 5 इलेक्ट्रॉन इंटू 2 मीन्स 10 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएंगे 19। ठीक है, अब इसके सी वाले की बात कर लें, ये मोलिब्डेनम, कार्बोनिल के 3, CH3 CN3। ठीक है, तो आप इसको, मैंने कैसे बताया था कि मैं ऐसे याद रखती हूँ, कर्मो वाले टंगस्टन। तो आप यहाँ से, तो ये कितना होता है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेंडियम, क्रोमियम। क्रोमियम के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, एक S2 होता है और D4, मतलब आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब क्रोमियम के 6 होते हैं तो मोलिब्डेनम के भी कितने होंगे, 6 होंगे, तो यहाँ पे मैं 6 लिख लूंगी। कार्बोनिल ग्रुप के 2 होते हैं तो 2 × 3 कर लूंगी। प्लस अब आपको, आप बोलोगे कि इसको कैसे काउंट करूं मैं, कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है ये CH3CN। तो इसको डायरेक्ट ऐसे आप देख सकते हो कि CH3 और N के आउटर मोस्ट में कितने, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 के साथ तो इसने बॉन्ड बना लिया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बच रहे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, डोनेट कर देगा ये। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, 2, अरे 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है इंटू 3, तो ये हो जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ये लास्ट वाला आप खुद कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तभी आप सीख पाओगे। तो ऐसे इसका आंसर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि इसमें क्या करना है आपको, इसमें आपको बताना है कि आइडेंटिफाई द 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, इसमें से क्या है।
तो हम सबसे पहले हम जो हमको पता है, जैसे H2 कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है आपको नहीं पता, तो आप उसको छोड़ देंगे। जो आपको पता है आपको पहले उस पर फोकस करना है। जैसे मुझे आयरन के आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पता है, कितने होते हैं, 8 होते हैं, ठीक है। इसके बाद कोबाल्ट सॉरी कार्बोनिल कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, 2 इलेक्ट्रॉन करता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर लूंगी इसको, 8 + 10 = 80। तो ये तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है, और यही देखो यही क्वेश्चन था। तो आपको जो चीजें पहले पता है वो सॉल्व करनी है, ठीक है। अब जैसे ये है वेनेडियम है, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम, मतलब ये कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसके आउटरमोस्ट में, 5, और इसका आपको पता है 12 है, तो ये कितना हो जाएगा, 70। तो ये नहीं कर रहा, ठीक है, ये भी नहीं कर रहा है। आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ये 14 इलेक्ट्रॉन आएगा इसका सम। तो आप ऐसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर हो जाएगा बी, आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ऐसे देखना है कि यदि आप कभी भी आपको समझ में ना आए कि ये कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो आपको बॉन्डिंग करा लेनी है, ठीक है, जैसे मैंने आगे बताया था ना, वो कर लेना है, और उसके बाद आपको देखना है कि कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या करना है, हैप्टिसिटी ऑफ साइक्लोपेंटा 135 ट्राइन। पहले स्ट्रक्चर बना लेती हूँ मैं, साइक्लो, ये बन गया स्ट्रक्चर 135, ठीक है, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, मतलब जो भी है हमारा, यहाँ से अटैच होगा Fe और CO। तो ये बोल रहे हैं कि इसकी हैप्टिसिटी क्या होगी, ठीक है। तो इसको मैंने आपको एमपी सेट का जब क्वेश्चन सॉल्व करा रही थी, वहां भी ऐसा सा कोई क्वेश्चन करवाया था। तो आप देख सकते हो कि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं ऐसे, तो इसको अच्छे से पढ़ के जाना है कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स और हैप्टिसिटी के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। तो आयरन के आउटरमोस्ट में कितने होते हैं, 8, प्लस कोबाल्ट का सॉरी कार्बोनिल का क्या होता है, 2 डोनेट करता है, और यहाँ पे 3 है। इसका मुझे पता नहीं, तो इसको मैं x लिख दूंगी। C7H8 का मुझे हैप्टिसिटी निकालनी, तो इसको मैं x लिख दूंगी। और यहाँ पे क्या कर रहा है, 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है। ये दे या ना दे आपको मान लेना है। यदि वो मेंशन नहीं कर रहा है क्वेश्चन में, तो आपको मान लेना है कि ये स्टेबल है और ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो 8 प्लस ये कितना हो जाएगा, 6 प्लस x = 80। तो आप इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, ये x = 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, मतलब इसकी जो हैप्टिसिटी होगी वो 4 होगा, 4 होगी। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा साइक्लोहेप्टा 135 ट्राइन जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन हमने सेम एमपी सेट में आया हुआ है, देख देख रहे हो आप कि अजय कुमार वाली जो बुक है उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं। तो ये वाला क्वेश्चन हमने वहां पे सॉल्व किया है, कर्मों वाले। मैं इसको ऐसे याद रखती हूँ, तो मुझे ऐसे ही याद रहता है। ये D4, तो मतलब आउटरमोस्ट में कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। कोबाल्ट C5H5 होल 2, और यहाँ पे कार्बोनिल का 2। ये यहाँ पे मेंशन है कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है। अब इसमें जो ये जो C5H5 ग्रुप है, इसकी हैप्टिसिटी क्या होगी वो मुझे पता करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, ये 6 कर दूंगी इधर पे, यहाँ पे 2x कर दूंगी, यहाँ पे 2 × 4 हो जाएगा, और ये क्या करता है, 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है। तो ये हो जाएगा 10 + 2x = 18। तो यहाँ पे 2x = क्या हो जाएगा, 2x = क्या हो जाएगा, 8। मतलब हमारे जो दो C5H5 ग्रुप हैं उनका जो सम है वो क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो आप डायरेक्ट यहाँ से सॉल्व करोगे इसको, 5 + 5 क्या होता है, 10 होता है। तो ये तो आंसर नहीं होगा। 3 + 5 क्या होता है, 8 होता है। तो यही तो चाहिए था, ये आंसर हो जाएगा। और आप सबको एक बार सम करके देखोगे, किसी का भी आंसर 8 नहीं आएगा। तो ये वाला क्वेश्चन आप ऐसे सॉल्व कर लोगे, ठीक है। अब इसके बाद ये क्वेश्चन देखना है। सबसे पहले यहाँ पे ये देखना है कि जब जो हमारे नाइट्रोसिल ग्रुप है, यदि वो लीनियर होता है तो वो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। और यदि वो बेंट शेप में होता है तो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इससे हमेशा क्वेश्चन
मतलब मोस्टली देखने मिल जाता है, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको नाइट्रोसिल की हेप्टिसिटी निकालनी है कि इसकी हेप्टिसिटी कितनी है। तो ये मोलिब्डेनम यहाँ पे है, सॉरी हाँ, मोलिब्डेनम है यहाँ पे। ईटा 1 अलाइल ग्रुप है 3, ईटा 3 अलाइल ग्रुप है 2, और यहाँ पे NO है, और यहाँ पे नहीं गिवन है तो आपको मान लेना है ये कितना 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है। तो इसके मोलिब्डेनम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, प्लस ईटा 1, अब आपको एलाइल है क्या है आपको ये ध्यान नहीं रखना है, आपको यहाँ पे सीधा दिया है ईटा 1, इसका मतलब क्या है कि ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इंटू 3, कितने यूनिट है, 3 यूनिट है, प्लस ईटा 3 इंटू कितनी यूनिट्स है इसकी, 2 यूनिट्स है। ठीक है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, और कितनी यूनिट्स है, 2 यूनिट्स है, तो 3 × 2 हो जाएगा। प्लस NO क्या है मुझे ये नहीं पता है, तो इसकी ही हेप्टिसिटी मुझे निकालनी है। ठीक है, जब आप इसका सम करोगे तो कितना हो जाएगा, 6 + 3 + 6 + NO = 80। तो आप यहाँ पे देखोगे कि NO, आप यहाँ देखोगे तो ये 3 आ जाएगा, इसका मतलब क्या है, ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अब सेम यहाँ पे ये भी पूछ सकता है एग्जामिनर कि अब आपने ये थ्री तो निकाल लिया, मान लो यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे हेप्टिसिटी नहीं पूछी होती, ये वहां पे ये पूछ लेता है कि ये जो NO है, नाइट्रोसिल ग्रुप है, वो लीनियर है या बेंट है, तो आप क्या बोल देते कि ये क्या है, लीनियर है, यहाँ पे लीनियरली अटैच हुआ है। ठीक है, तो आज का आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और यदि आपको नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको अच्छे से और एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन कर दूंगी जो भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आया है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया, आपने एंजॉय किया होगा ये वीडियो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच।